हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भीम, जय श्री राम। आज हम अध्ययन करने वाले हैं किसका बताओ? जीव जनन कैसे करते हैं। यानी इस धरती पर जितने भी जीव रहते हैं वो जनन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, जरूरी क्यों है, इन सभी चीजों की क्या करेंगे बताओ? चर्चा करेंगे। जीव जनन, अरे हाँ, कैसे करते हैं। सबसे पहले कैसे करते हैं, सबसे पहले सवाल क्या बनता है कि क्यों करते हैं। नहीं है कि आखिरकार जनन क्या होता है ना। तो कॉपी निकालो फटाक से, ठीक है, और पाठ का नाम डाल दो। बहुत अच्छा अध्याय है और हम सभी को ये अध्याय जो है आना चाहिए। अध्याय आने का मतलब ये है कि इससे इस अध्याय को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन कैसा है, ठीक है। और अपने बहुत से डाउट इस पे क्लियर होंगे। इसलिए हमें क्या करना है प्यारे लाल लल्लियों, और इस सर्दी में क्या करना है, कान वान बांध के रखने हैं, नहीं तो जुकाम हो जाता है और फिर नाक से श्लेष्मा आती है और समस्या बढ़ जाती है, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं, चलो लिखा, ओके, डन 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 डन। जीवों में जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें कि जीव जनन क्यों करते हैं। सबसे पहले यहां पर ऐसा भी नहीं लिखा कि जनन क्या होता है, तो पहले बात किसकी करनी चाहिए हमें? जनन होता क्या है, वो जनन होता क्या है उसकी बात करनी चाहिए। तो आप सबसे पहले ये बात लिखो, जनन क्या होता है। सबसे पहले लिखिए जनन क्या है, तभी तो समझ में आएगा कैसे करते हैं। पता ही नहीं है क्या है तो, ठीक है। चलिए, जनन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। बताओ क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और लिखिए, जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया, जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति, ये संतति कोष्टक में लिखा है संतान, ओल्याद, कही, हाँ, आदि उत्पन्न करते हैं। आदि नहीं लिखना है वैसे, क्योंकि इसको आदि लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। आदि मतलब ऐसा ही और नहीं, उत्पन्न करता वाला नहीं, केवल वो संतान ही होती है। आदि नहीं लिखना है, और लिखना है उत्पन्न करते हैं। इसे जनन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है, जनन कहते हैं। इस संतान संतति को व्यष्टि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यष्टि। देखो, सजीव जो है, सजीवों की सबसे बड़ी खासियत मैंने आपको पहले बताया होगा। सजीवों की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो जनन करते हैं। जीवित जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? जनन करते हैं। अब जनन समझ में आया कि अपने समान संतति, संतान या व्यष्टि उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? जनन कहलाता है। अब आगे बात करते हैं अपन। आप ये लिखेंगे कि जनन क्यों आवश्यक है। जनन, जनन, हाँ, या इनको जनन की आवश्यकता, जनन क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, या जनन की आवश्यकता क्या है। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन?
जनन तो करना ही है, चाहे मानव हो, जानवर हो, छोटे जीव हो, पेड़ पौधे हो, सबको जनन करना पड़ता है। अब यहां पर एक प्रश्न लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने कहा ना, मूलभूत प्रश्न, वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रियाओं की तुलना में किसी व्यक्ति या जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब जनन, जीवित रहने के लिए जनन जरूरी नहीं है। जैसे अपनों को भोजन पचाना है, पाचन की क्रिया, पाचन जो है ये जीवित रहने के लिए जरूरी है, श्वसन जीवित रहने के लिए जरूरी है, उत्सर्जन जीवित रहने, ये सब आवश्यक है। जीवित रहने के लिए ये चीजें आवश्यक है, इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। जनन के बिना जीवित रह सकते हैं, तो फिर जनन इतना जरूरी क्यों है? जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है तो जरूरी क्यों है, वही बात अपन कर रहे हैं। डिलीट मारते हैं। हाँ। कक्षा, कशी कक्षा, कौन सी कक्षा? इस कक्षा में है ना। इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक है। इस प्रश्न का जो उत्तर हो, जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। इतने सारे प्रकार के जीव हमें को दिखते हैं, मच्छर आ गया, चूहा आ गया, बिल्ली आ गई, नेवला आ गया, अपन आ गए, हम सब दिख रहे हैं, एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने जनन किया है, इसलिए हम दिख रहे हैं। अगर हमारी जो पहले वाली पीढ़ी थी वो जनन नहीं करती तो फिर हम यहाँ पे नहीं होते। तो जनन किया तभी तो अपन है, नहीं अपन भी जनन करेंगे तो फिर हमारी आगे वाली पीढ़ी आएगी, तो जनन जरूरी है ना। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदस्य व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उसके अस्तित्व का पता नहीं चल पाता। मतलब यह है कि वह जीव जनन अगर नहीं करता, अपने समान व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता, तो उस जीव को हम देख नहीं पाते और वो इस धरती पे नहीं होता। सीधी बात तो है ना। भाई कहां से देखते, जब होता तो है इसलिए देख रहे हैं, जनन किया है, वो आया है इसलिए देखा। भाई उत्पन्न ही नहीं हुआ होता तो कैसे हम देखते? किसी प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। अगर संख्या नहीं है तो अस्तित्व कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यक्ति एक ही प्रजातियों के सदस्य हैं? सामान्यतः हम ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। ठीक बात है। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सदृश सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उसके समान दिखते हैं। तो अब आप लिखेंगे कि जनन क्यों आवश्यक है। अब लिखेंगे, बालिका आप बड़ी लेट आई हैं और एक बालिका तो आई नहीं है। जनन क्यों आवश्यक है? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन? हाँ, जनन करने से क्या मिलता है? संतान मिलती है। पापा पापा के जो संतान मिलती है। हाँ, बाकी लोग बाज कहेंगे। ठीक है। हाँ, नहीं बाज कहेंगे। और वो रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम था? अरे अभी नाम याद नहीं आ रहा मेरा। हाँ, अभी मैं बताऊंगा। अभी अभी बताऊंगा, थोड़ी देर बाद। लिखो तुम ये। हाँ, लिखिए। किसी भी प्रजाति के जीवों की उत्तरजीविता कोष्टक में लिख दो अस्तित्व। कोष्टक में क्या लिखोगे? अस्तित्व। अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए
जनन आवश्यक है। और यह इसलिए भी आवश्यक है यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रजाति का जीव प्रत्येक प्रजाति का जीव प्रत्येक प्रजाति का जीव प्रत्येक प्रजाति का जीव प्रकृति का संतुलन बनाने में सहायक है। प्रकृति का संतुलन बनाने में सहायक है, इसलिए भी जरूरी है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया। तो अगर हर जीव अपने समान संतति उत्पन्न नहीं करेगा, जनन नहीं करेगा, तो चूंकि हर जीव जो है पर्यावरण का संतुलन बनाने में बहुत सहायक है। जैसे सपोज दैट अपन कहते हैं भाई शेर जो है वो सभी जीवों को खा जाता है, चाहे अपन जाओ, भेड़ जाओ, बकरी जाओ, हिरण जाओ, कोई भी जाओ उसके पास, सबको खा जाता है। शेर को मार दे बिल्कुल, फिर क्या होगा? वो शेर जो संख्या को नियंत्रित करता है उस जंगल में रहने वाले जीवों की, अत्यधिक संख्या को बढ़ने से रोकता है, वो तो खत्म हो जाएगा। फिर तो सारी हिरण, जंगली क्या बोलते हैं उनको, भैंसे, आन सुअर, न इतने हो जाएंगे कि उनको खाने पीने का नहीं मिलेगा, मर जाएंगे वो तो, इतने बढ़ जाएंगे। और मनुष्य भी मांसाहारी इसीलिए है। हाँ, इतने जीव हो जाएंगे भाई साहब, अपने खाने के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए जरूरी है, जनन भी जरूरी है। और हर जीव क्योंकि एक जीव दूसरे जीव का शोषण करता है, एक जीव दूसरे जीव का शोषण करके जीवित रहता है, ध्यान रखना, चाहे अपन हो चाहे कोई सा भी जीव हो। बकरी है तो पेड़ पौधे खा रही है, उसका शोषण ही हो रहा है, उसने क्या लिया उसकी बेचारे का, फिर भी खा रहा है। तो ये एक जीव दूसरे जीव के ऊपर क्या आश्रित है। तो बात करते आगे, ये बात है। तो अब तुम्हें बात समझ में आ गई ना कि जनन क्या है? अपने समान संतति उत्पन्न करना। जनन क्यों आवश्यक है? इस पर्यावरण में, इस नेचर में, इस प्रकृति में उत्तरजीविता को बनाए रखना, कि अपन भी कुछ है। अपन मतलब वो हर जीव, वो ऐसा सोचता नहीं है, सोचते अपन ने केवल, लेकिन ये बात कह रखी है। ठीक है। और जनन करने की प्रक्रिया में एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है, लिखा है इधर साफ सुथरा, अत्यधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अब होती तो होती है यार, अभी लिखना नहीं है, बाद में लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए लिखो। लिखो, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, मतलब डिक्टो उत्पन्न करते हैं क्या? कुछ तो फर्क होता है। ऐसे डिक्टो उत्पन्न करते तो फिर बंदर से इंसान नहीं बढ़ते, है ना? कुछ तो उत्परिवर्तन हुआ है, कुछ तो चेंजेस होगा, कुछ तो चेंजेस होगा। लिखो, प्रश्न ही लिखो, है जो लिखा है वही लिखो। वारी जाऊं रे गुराम बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे।
लिखा, सवाल लिखा? लिखिए। चूंकि 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 जीवों की हाँ, जीवों की अभिकल्प, जीवों की अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होते हैं। जीवों की अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होते हैं। इस कारण वे इस कारण वे सदृश सदृश प्रतीत होते हैं। सदृश प्रतीत होते हैं। सदृश प्रतीत होते हैं। इसके लिए उत्तरदायी कारक इसके लिए उत्तरदायी कारक इसके लिए उत्तरदायी कारक उत्तरदायी कारक इसके लिए उत्तरदायी कारक उत्तरदायी कारक कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, बोले तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में होता है। अणुओं में होता है। में होता है। ये बालिका इधर देख, मैंने क्या लिखा है। इसके लिए उत्तरदायी कारक जो होता है वो कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में होता है। ऐसा लिखना था। में होता है। यहां से लिखना है फिर, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है, यानी माता पिता से पुत्र पुत्री के अंदर आता है। माता पिता से किस में आएगा? पुत्र पुत्री में, संतान में, संतति में आएगा। ये क्या है? ये क्या है? चाय। दवाई है, दवाई है। तेरे को मालूम क्या, मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है। वो वाली दवाई है। हाँ, ये यहां तक आपने लिख लिया। अब देखिए, जनक से संतति में क्या जाएंगे? गुण जाएंगे। वो जो संदेश होता है, किस में होता है संदेश? संदेश होता है डीएनए में। गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। डीएनए बोले तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। याद कर लेना, प्रश्न छोटे छोटे जो आते हैं ना, 20 प्रश्न या खालिस्तान वाले, उनमें पूछ लेगा डीएनए का पूरा नाम बताओ, आरएनए का पूरा नाम बताओ। ठीक है, राइबोस। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? अनुवांशिक गुण होता है।
आनुवंशिक गुण का मतलब क्या होता है कि ऐसा गुण जो जनक से संतति यानी संतान में आता है, ट्रांसफर होता है, उन गुणों को आनुवंशिक गुण कहा जाता है। ठीक है, तो वो संदेश है, एक मैसेज है। क्या है? मैसेज ट्रांसफर करने के लिए वो किस में है? गुणसूत्रों के डीएनए में पाया जाता है। अब क्या होता है आगे कि कोशिका के केंद्र में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। उस डीएनए के अंदर क्या होगा? नया प्रोटीन बनाने के लिए सूचना होती है कि प्रोटीन किस प्रकार का बनाना है। और जो सूचना होती है, इस संदेश के विभिन्न भिन्न होने की अवस्था में अगर सूचना वाला जो संदेश बना है वो संदेश अलग है, तो आगे से जो संरचना बनेगी नेक्स्ट, वो भी उस संदेश के हिसाब से बनेगी। तो अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होंगे, और अगर प्रोटीन भिन्न है तो विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। ये बात आपको लिखनी है। कैसे लिखनी है? चलिए लिखो। लिखो कि चाय नहीं, उबड़ को क्या बोलते हैं? इसको उबड़ को। चलिए, हाँ, ये लिखना है। कोशिका के केंद्र के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण है तो सूचना निहित होती। बिल्कुल बात ऐसी कैसी सेम टू सेम छापनी है। हाँ, मतलब पैराग्राफ चेंज करके। और इस संदेश के भिन्न होने से जो नया प्रोटीन बनेगा उस वो भी भिन्न होगा, और इसी कारण विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक जो अभिकल्प होगा उसमें भी विविधता उत्पन्न होगी, यानी डिक्टो नहीं बनेगा मामला। लिखो इसको, सेम टू सेम छाप दो। हाँ, तो देखो, देखो क्या, देखो ये देखो कि अब जो है मेन बात अब आई। मेन बात कही आई? अब आई, और वो आई कि जनन की जो मूल प्रक्रिया है, मूल घटना है, इंसिडेंस है, वो क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। अगर आपको माइक्रो लेवल पर पूछे कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन यानी जनन क्या है, हमने ऊपर ऊपर से तो कह दिया, अपने समान संतति उत्पन्न करना, ये जनन है। लेकिन इंटरनली कोशिका के स्तर पर और कोशिका से भी अंदर की बात करें तो डीएनए के तहत जनन क्या है? डीएनए के हिसाब से जनन किया तो डीएनए की जो फोटोकॉपी बनाते हैं, प्रतिकृति का मतलब क्या है? कॉपी। कही है, कॉपी बनाने की जो प्रक्रिया है वो जनन है। यहां से ये बात समझ लेनी है, पल्ले बांध लेनी है, ऐसे बई रीपा बांधे यूं। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती। ठीक है, जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती है, उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। तो एक बार तो ये लिखो कि नहीं, हाँ, मतलब पैराग्राफ, जनन की जो मूल प्रक्रिया है वो है डीएनए की प्रतिकृति बनाना। जनन की जो प्रक्रिया है मूल रूप से क्या है? डीएनए की फोटोकॉपी बनाना, प्रतिकृति बनाना। To making photocopy of DNA is the reproduction. हम्म, एक सेकंड में क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रतिकृति बनाना। अब देखो, अब एक्चुअली क्या हो रहा है? ये जो प्रतिकृति बनाई है, क्या बनाई बताओ? ए सुनो, प्रतिकृति बनाई, डीएनए क्या बनाई? प्रतिकृति। और डीएनए कहां पे? कोशिका के अंदर है। तो दो जो फोटोकॉपी बनी है कोशिका के अंदर, उनमें से एक फोटोकॉपी को तो उसी कोशिका में रखना है, क्योंकि एक थी ना, एक थी से एक और बनी, तो एक अंदर रखनी है, एक भेजनी कि तू जा, तू जा। समझ में आई बात? दो फोटोकॉपी बनने का मतलब क्या? एक पहले ही थी, उसी से दूसरी बनी, तो ये दो हो गई ना कुल मिला के। तो एक को रखना है अंदर, क्योंकि कोशिका भी तो, वो पहले वाली जो कोशिका है वो भी तो चाहिए ना, तो उसको उसी कोशिका के अंदर रखना।
और जो एक और बनी है उसको भेजना, जो नेक्स्ट वाले में जाएगा, नेक्स्ट वाले में जाएगा, आगे वाली संतान में। तो क्या बोला यहाँ पे कि जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती है तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है, परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा। निकालना तो है, केवल निकालने से, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिका संरचना तो नहीं है, इसलिए कोशिका भी चाहिए भाई साहब, खाली डीएनए का शान। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता है। इसके बाद मतलब खाली खाली डीएनए डीएनए कट जाए बिना कोशिका के। भाई एक कोशिका के अंदर डीएनए चाहिए था, कोशिका के अंदर डीएनए जरूरी है, तो डीएनए अकेला कैसे, डीएनए के ऊपर भी कोशिका चाहिए उसको भेजने के लिए, अकेला कैसे जाएगा। हाँ कटे जो किधर गया बे। हाँ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। इसके बजाय इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती, विलग का मतलब अलग हो जाना है ना। परिणाम तो एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बन जाती है। मेन बात यह है कि कुल मिलाकर कोशिका विभाजन करना, समझ में आएगी नहीं बात। कोशिका विभाजन 9वीं क्लास में पढ़ा, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। इधर जो होगा वो अर्धसूत्री विभाजन होगा। कैसा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। माता के शरीर में भी अर्धसूत्री विभाजन, पिता के शरीर में भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, और दो नई नई कोशिकाएं बनेगी, और वो दोनों कोशिकाएं जाके मिलके एक पूरी नई कोशिका बनेगी, बढ़िया वाली, मस्त एकदम झक्कास वाली। और फिर वो कोशिका जो है माता के शरीर में जाकर गर्भ में स्थापित हो जाएगी। फिर वहां पर समसूत्री विभाजन, वहां पर क्या होगा, देखो भिन्न भिन्न शरीर में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो मिलने के बाद में एक पूरी कोशिका बन गई। अब पूरी कोशिका के समसूत्री विभाजन होंगे, उसकी समान कोशिकाएं 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 और बहुत सारी कोशिकाएं मिलके एक नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा प्यारी सी लाला लाली कुछ भी बन जाएगा। और 9 महीने के बाद में समझ में आई नहीं बात। ये मामला है मतलब मानवों में नहीं, वो सारा पूरा मतलब देखना कि लगभग हर जीव में जो भ्रूण की जो संरचना होती है ना, लगभग सेम होती है। और भ्रूण जीव के भ्रूण मतलब गर्भ में जो पहले जो नए जो ना आटा को लोया जो बनता है शरीर के अंदर, वो नए संतति का, वो लगभग सेम होता है। आप देखना पली खुशो भी जीव ने देख लीजिए, मैं कभी बताऊंगा, तुम्हें वीडियो बताऊंगा, तुम चाह के भी सर्च कर सकते हो। चलिए हाँ मैं क्या पढ़ रहा था, एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का बनना, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इतनी बात का मतलब ये था, लेकिन केवल ये पढ़ने से ये मतलब समझ में नहीं आएगा, ये मतलब पढ़ने से ये भी समझ में आ जाएगा, इसलिए हमने इतना पढ़ा। तो चलिए अब आपने जो लाइन लिखी थी वो किधर थी, किधर है बे, प्रतिकृति बनाना है। और फिर लिखिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के पश्चात, हाँ इसलिए लिखो कोशिका में डीएनए की प्रतिकृति बनने के पश्चात, कोशिका में डीएनए की प्रतिकृति बनने के पश्चात की प्रतिकृति बनने के पश्चात एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनती है, दो कोशिकाएं बनती है, दो कोशिकाएं बनती है। लिखिए नीचे डीएनए की प्रतिकृति बनने की प्रक्रिया में, डीएनए की प्रतिकृति बनने की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है,
विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, बनने में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, अतः संतति अतः संतति पूर्ण रूप से जनक के समान नहीं होगी। संतति पूर्ण रूप से जनक के समान नहीं होगी, पूर्ण रूप से जनक के समान नहीं होगी। और समान नहीं होगी इसका मतलब क्या रहा है? विभिन्नता उत्पन्न हो रही है, विभिन्नता उत्पन्न हो रही है। और यही जो विभिन्नता है, कौन सी? यही विभिन्नता जो है वो क्या है? जैव विकास का आधार है। लिखो ये लाइन। अब जो बात आती है वो बात आती है कि ये जो विभिन्नता उत्पन्न हुई है इसका महत्व क्या है? व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ दिस? विभिन्नता नहीं किए हुए, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस या वर्सेटिलिटी, ठीक है। तो ये जो विभिन्नता उत्पन्न हुई इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है, एक लाइन में कहें तो महत्व ये है कि विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। और इस बात का पूरा मतलब इसमें लिखा हुआ है, एक बार ये लाइन लिखो। विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। प्रजाति की क्या बोलते हैं? उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। हाँ, अब कैसे? एक बार ये लाइन लिखो फिर मैं आपको बताता हूं। हमने ये बात कही कि जो विभिन्नता उत्पन्न हुई है वो क्या करेगा? विभिन्नता स्पीशीज की उत्तरजीविता को बनाए रखेगा, में उपयोग, उसमें बनाए रखने में उपयोगी क्यों है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत प्राप्त करती। स्थान, निकेत, आश्रय, घर, निकेत, ठीक है। जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। यानी जो विभिन्नता उत्पन्न हो रही है वो उस निकेत के अंदर रहने के लिए काबिल बनाती है। जैसे आगे देखो क्या मतलब है इसका, जिससे समष्टि का स्थायित्व का संबंध है। कैसे है? परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है। मतलब अंदर का तो जो भी है तो ठीक है, बाहर अचानक कुछ परिवर्तन हुआ, निकेत में, इस धरती पर कुछ परिवर्तन हुआ, आवास में कुछ परिवर्तन हुआ, तो फिर कैसे उसको जो है वो जीव जो है उसके साथ में समायोजन करेगा? कैसे? देखो, पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो जाए अचानक से तो फिर क्या होगा? जैसे मान लो अपन 54-60 डिग्री तक भी अपन हा हू करके भी जी लेते हैं, चलो नहीं ठंड पड़ती 16-17-10 डिग्री तक भी अपन जी लेते हैं। और फौजी लोग तो बॉर्डर पर माइनस के तापमान में 10-15-16 माइनस वाले में उसमें भी जी लेते हैं। और वहां पे कौन से कश्मीर, हिमालय, वहां पे तो और माइनस में ज्यादा होता है, 49-50 ऐसा कुछ होता है जो भी तापमान है, तो उसमें भी जी लेते हैं। तो ये विभिन्नता के कारण है भाई साहब। ये किसके कारण है? कि अपन के हर मौसम में हर आवास, हर तरीके के आवास में समायोजन कर लेते हैं। ऐसे दूसरे जीव भी करते हैं, कुछ जीव नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे परिवर्तन को नहीं झेल पाते, वो हल्ड जाते हैं। कैसे हल्ड जाते हैं? देखो, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण है। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। पूरी पूरी प्रजाति चली जाएगी। और जैसे कैसे? जैसे डायनासोर के टकराने से पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ गया और सारे डायनासोर नहीं टकराए, उल्का पिंड टकराने से
उल्का पिंड के टकराने से सारे के सारे डायनासोर मिट गए। तो इतने तापमान को तो कैसे सहन करेंगे, कोई इतना समायोजन तो नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात कह रखी है नहीं, गुफा में कैसे बढ़, तो गुफा ऐसी ऐसी गुफा पिघलेगी, ऐसी ऐसी गुफा, टेम्परेचर इतना हाई था भाई साहब ना, 4.5 बिलियन साल पहले की बात हो तो। हाँ, निकेत में यह हो गया। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है, विभिन्नता होने के कारण कुछ जीवित रहने की। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कई समष्टि है अथवा तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण उसका तापमान अगर क्या है, जल स्तर बढ़ जाता है, जल का ताप बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीवाणु समष्टि मर जाएंगे। परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं, वृद्धि करते हैं। मतलब कहने का यह है कि जिनके पास में ज्यादा गर्मी को सहन करने की क्षमता होगी तो वो जीवित रह लेंगे, अगर उस गर्मी को सहन करने की क्षमता नहीं होगी तो वो मर जाएंगे। तो ऐसे जीव जो थोड़ा बहुत तापमान कम ज्यादा हुआ, थोड़ा बहुत पर्यावरण परिवर्तन हुआ, उसको सहन नहीं कर सकते, वो मर जाते हैं। लेकिन अपन अपनी भगवान है वाली फीलिंग है अपने पास में, तो गर्मी आओ, वर्षा आओ, बाढ़ आओ, कुछ भी आओ, अपन तो उसको क्या कर लेते हैं, अपन उस सबको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये अपनी क्या है सबसे ज्यादा बड़ी खासियत है। इसलिए अपन क्या है, दिन ब दिन लगभग 8 अरब इसके नहीं, हाँ 8 अरब के 8 पॉइंट समथिंग बिलियन के ऊपर अपन पूरी धरती की जनसंख्या हो गई है। यानी ने 150 करोड़ अभी कुल भारतीय, भारत में पूरी विश्व में नंबर 1 जनसंख्या के मामले में अपन भारत वाले। हाँ, आपने ले दौड़े न्यूज काम है, ले दौड़े न्यूज काम है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।